जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, डू विज़िट आवर चैनल, डू विज़िट आवर ऑल प्लेलिस्ट, ताकि आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल, ऑप्शनल की तैयारी, साइकोलॉजी भी हमने शुरू करा है। जो भी बच्चे साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, साइकोलॉजी ऑप्शन ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स हो, स्टैटिक पोर्शन हो, पूरी तरह से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के आप कहीं भी स्टक हैं, ज़रूर चैनल को ज्वाइन करिए ताकि आपकी पूरी मदद हम कर पाएँ। और इसके लिए भी गाइस अगस्त की भी प्लेलिस्ट तैयार है, तो जो बच्चे भी कह रहे हैं कि मैम जल्दी जल्दी बनाएं, तो मेरी पूरी कोशिश होती है जल्दी ही आपको डिलीवर मैं कर पाऊँ। डेली बेसिस पे कर भी रहे हैं। और तो आपका पॉलिटी गवर्नेंस कवर हो गया है, आईआर कवर हो गया है, इकोनॉमी कवर हो गया है। डू विजिट इट और उसके बाद आप चेक करके फिर आप बताएं। और कोई भी आपको कोई तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। आज सिक्योरिटी में हम सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं हाई पावर डेमोग्राफी मिशन के बारे में। क्या है ये मिशन, कैसे आया, समझते हैं। अभी जब आपका ना गाइस 15 अगस्त था ना, 15 अगस्त का दिन, आज़ादी का दिन हमारा, तो इंडिपेंडेंस डे के एड्रेस में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अनाउंस करा लॉन्च ऑफ हाई पावर डेमोग्राफी मिशन को, जिसमें बोला गया कि जो ये चैलेंज आता है हर बारी इल्लीगल इमाइग्रेशन का, ये आपको हम इस चैलेंज को दूर करेंगे। तो इल्लीगल इमाइग्रेशन को रोकने के लिए, उस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए ही हाई पावर डेमोग्राफी मिशन को क्रिएट किया जा रहा है, अनाउंस किया गया आपके इंडिपेंडेंस डे पर। अब सबसे पहले समझो इल्लीगल इमाइग्रेंट होते कौन हैं। तो ये वो लोग हैं जो कंट्री में बिना वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के घुस जाते हैं, इन अ क्लैंडस्टाइन एंड सुपरस्टिशियस मैनर में घुसते हैं। मतलब इतने अजीब मैनर में ये घुसते हैं कि आप खुद ही हैरान हो जाओगे कि ये कैसे हो रहे हैं। तो क्लैंडस्टाइन का मतलब अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है गुप्त, सीक्रेट तरीके से, अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से। क्लैंडस्टाइन इसको बोलते हैं, सिरेपिटिसिस इसको हम कहते हैं। इन सभी ढंग से जब ये गाइस आते हैं तो बोला जाता है सिरपिट, इसका मतलब ये होता है सरपिटशस होता है। ये सरपिटशस, सरपिटशस का मतलब होता है कोई चीज़ को सीक्रेटली करना। जब कोई भी व्यक्ति कंट्री में किसी के घुस जाए बिना वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के, और वो भी गुप्त तरीके से, उसी शब्द को बोल देते हैं, ऐसे व्यक्ति को बोल देते हैं कि ये इल्लीगल इमाइग्रेंट है। अच्छा, अब दूसरी बात, कोई ऑफिशियली वेरीफाइड एस्टिमेट नहीं है रिगार्डिंग द इल्लीगल इमाइग्रेंट्स करेंटली हमारे भारत में कितने रह रहे हैं। अभी हमारे पास इसकी कोई ऑफिशियल फिगर नहीं है। 2016 में सरकार ने इन्फॉर्म किया था कि 20 मिलियन इल्लीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट भारत में रह रहे हैं। अब समझना ये है हमें कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पता चलता है कि इल्लीगल इन्फिल्ट्रेशन है भारत में, इमाइग्रेशन है। तो उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा जोग्राफिकल रीजन ऐसा है। हम जोग्राफिकली भारत कनेक्टेड ही सेंट्रली ऐसे लोकेटेड है अपने आसपास के नेबर्स से, और ऐसे पोरस एंड रिवराइन बॉर्डर्स हैं हमारे देश में जिसमें इनको बड़े गुप्त तरीके से आने का मौका मिल जाता है। बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार के आसपास इतने डेंस फॉरेस्ट हैं, इतनी हिल्स हैं, इतने पोरस बॉर्डर्स हैं कि वहाँ से घुस जाते हैं। फिर दूसरा कारण ये होता है कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, पड़ोसी देश हैं, वहाँ पर गरीबी है, बेरोज़गारी की समस्या है, रिलीजियस परसिक्यूशन की दिक्कत है। उस कारण भी वहाँ पर इनको क्योंकि कोई एम्प्लॉयमेंट मिलती नहीं तो ये भारत में आ जाते हैं। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बात की जाए तो करप्शन की बात है। बहुत ज़्यादा वहाँ पर आईडीज़ जो मिल जाती हैं हमारे देश में, वो नकली मिल जाती हैं आईडीज़, आधार कार्ड नकली बन जाते हैं, वोट बैंक पॉलिटिक्स के तहत चीज़ें होने लग जाती हैं। तो ये प्रॉब्लम है भारत में, जिसकी वजह से इल्लीगल इमाइग्रेशन है। नेक्स्ट फैक्टर है हिस्टोरिकल और कल्चरल फैक्टर। भारत में पार्टीशन का प्रॉब्लम जब आया 1947 में, उसके बाद माइग्रेशन 1971 में भी बहुत हुआ, क्योंकि आपको पता है बांग्लादेश बना था, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी। उस समय भी बहुत ज़्यादा शेयर्ड कल्चर मेक डिटेक्शन डिफ़िकल्ट। हम सब लगते भी एक जैसे ही, कि देखो भाई भारत से तो निकल के बांग्लादेश बना, भारत से निकल के तो पाकिस्तान बना, तो पता ही नहीं चलता। फिर सिक्योरिटी का इशू इतनी ज़्यादा है कि पाकिस्तान स्मगलिंग करवाता है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना, सर्वेलेंस हमारा बहुत पुअर है, सिक्योरिटी के मामले में हम हमेशा यहाँ पे टूटे हुए नज़र आते हैं। ये सारे ही फैक्टर्स मिलकर बनाते हैं और इल्लीगल इमाइग्रेशन करवा देते हैं। अब की कंसर्न्स की बात करें तो क्या क्या कंसर्न्स हैं इल्लीगल इमाइग्रेशन और इन्फिल्ट्रेशन को लेकर, तो सबसे बड़ा कंसर्न है नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है। नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट कैसे है कि टेरर लिंक है और रेडिकलाइजेशन है।
बहुत ज़्यादा टेरर लिंक और रेडिकलाइजेशन है। यानी हमारे जितने भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं वो क्या करते हैं, इलीगल इमाइग्रेंट को एक्सप्लॉइट करते हैं। जैसे रोहिंग्या को रिक्रूट कर लिया। इंडिया के बॉर्डर पे बहुत थ्रेट है, स्मगलिंग की दिक्कत हमारे बॉर्डर पर है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की दिक्कत हमारे देश में है, बॉर्डर पे स्पेशली क्रॉस बॉर्डर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बहुत हो रही हैं। नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट बहुत ज़्यादा है, टेरर लिंक्स बने हुए हैं, डेमोग्राफिक शिफ्ट है, सोशल कोजन है। जो स्टेट बॉर्डर कर रहा है बांग्लादेश को, जैसे असम है, तो वहाँ पर डेमोग्राफी बहुत चेंज होती रहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इलीगल माइग्रेंट बहुत रहते हैं और इनकी वजह से वहाँ के लोगों को बहुत फ्रिक्शन होती है। जो एसमीज है उनकी आइडेंटिटी को ही थ्रेट आ जाता है, क्योंकि इलीगल माइग्रेशन बहुत ज़्यादा बांग्लादेश से हो रहा है। उनकी जॉब खा जाते हैं, उनके स्कूल एजुकेशन में उनकी सीट्स ले जाते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फिर सोशो इकोनॉमिक बर्डन्स की दिक्कत है। सोशो इकोनॉमिक बर्डन की दिक्कत ये है कि पब्लिक सर्विसेज बहुत स्ट्रेन हो रही है, वेलफेयर स्कीम्स ओवरबर्डन है, हेल्थ केयर की दिक्कत है, हाउसिंग की प्रॉब्लम है, लेबर मार्केट में बहुत डिस्टॉर्शन है, डिस्प्लेस करना लोकल वर्कर्स को, डिसरप्ट करना वेज स्ट्रक्चर्स को, ये सारी प्रॉब्लम है। इलीगल सेटलर्स जो होते हैं वो इंक्रोच करते हैं एग्रीकल्चर फॉरेस्ट लैंड को। तो ऐसा क्या क्या इनिशिएटिव लिया जाए जिससे इलीगल इमाइग्रेशन भारत में दूर हो, उसके लिए सबसे पहले यहाँ बोला जा रहा है लेजिस्लेटिव एंड पॉलिसी मेजर लेना हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। यानी इमिग्रेशन एंड फॉरेनर एक्ट 2025 हम बनाएं, यानी अथॉरिटीज़ को हम एम्पावर करें टू डिटेक्ट, डिटेन एंड डिपोर्ट इलीगल इमाइग्रेंट्स। उसी के साथ साथ एनआरसी बनाएं, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स अपडेट करें, असम वाला सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन के अंडर काम करें। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को हम कर पाएँ। बॉर्डर मैनेजमेंट इनिशिएटिव की बात की जाए तो बॉर्डर फेंसिंग है, फ्लड लाइटिंग की बात है, इंडो बांग्लादेश, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर्स का कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम हम बनाएं। नई नई टेक्नोलॉजीज़ का, एआई का, एमएल का, रेडार, सेंसर, ड्रोन्स का इस्तेमाल करें बॉर्डर्स पर, बहुत ज़रूरी है। बिना टेक्नोलॉजी के आप काम नहीं कर पाओगे वहाँ पर। फिर इंस्टीट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की ज़रूरत है। जितने भी फॉरेनर ट्राइब्यूनल्स हैं, यानी क्वासी जुडिशल बॉडीज़ हैं, फॉरेनर ट्राइब्यूनल 1964, वो सारे के सारे डिसाइड कर पाएँ केसेस इलीगल इमाइग्रेशन नेशनैलिटी का। तो कह रहे हैं ऐसा क्या किया जाए जिससे ये कर्ब हो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन इमाइग्रेशन। वो सबसे पहले है सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस स्ट्रेंथनिंग, यानी इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस ग्रिड, जिसका सीमलेस कोऑर्डिनेशन हो पाए आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो से, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से, स्टेट पुलिस से, ये सब। सेकेंड ये काम कर रहा है स्ट्रेंथन बॉर्डर मैनेजमेंट, यानी स्पेशलाइज फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट करने की ज़रूरत है। यूएवी यानी कि आपको ना अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी ड्रोन्स की ज़रूरत है, उसको मॉनिटर किया जाए, रिवर के स्ट्रेचेस में जाके चेक किया जाए। समझ में आ रहा है? उसके अलावा नेशनल रिफ्यूजी लॉ आपको इनेक्ट करना ही पड़ेगा, आपको ये देखना ही पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, नेशनल रिफ्यूजी लॉ इसलिए ज़रूरत है ताकि आपको ये पता चल पाए कि जेन्युइन रिफ्यूजी कौन है, इलीगल इकोनॉमिक माइग्रेंट कौन है, ये पता लगाना भी बहुत ज़रूरी है। अब देखो हमारे साथ समस्या क्या है कि भारत ना 1951 यूनियन रिफ्यूजी कन्वेंशंस का सिग्नेटरी है नहीं, ना 1967 के प्रोटोकॉल्स का है। लेकिन भारत के लिए बात आ रही है कि भारत को सच में नेशनल रिफ्यूजी लॉ चाहिए, फॉर्मल बायलेटरल रिपाट्रिएशन हमें एग्रीमेंट चाहिए ताकि हमारे जो नेशनल डिसाइडिंग इलीगल माइग्रेंट्स हैं वो आ सकें। दूसरे फैक्टर्स क्या हैं, हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को इन्वॉल्व करना है। यूएन का जो हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी है ताकि वो मैनेज कर पाए इलीगल इमाइग्रेशन। नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स को एक्सपीडियसली इशू करने की ज़रूरत है। बायोमेट्रिक रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो जब हाई पावर डेमोग्राफी मिशन आएगा तो टाइमली एक्शन लेने की इसलिए ज़रूरत है ताकि ये चैलेंज हमारा बहुत पुराना हो चुका है। इसकी सक्सेस इस पर डिपेंड करेगी कि हम बॉर्डर फेंसिंग को और स्ट्रॉन्ग करें, सर्वेलेंस को और स्ट्रॉन्ग करें, हम फास्टर करें अपने फॉरेनर जितने भी आपके ट्राइब्यूनल डिसीजंस हैं, बायलेटरल रिपैट्रिएशन एग्रीमेंट हैं, रोबस्ट नेशनल आईडी सिस्टम्स हैं, इनको और आगे से आगे पहुंचाने की ज़रूरत है और इसको आज ही हमें इस एक्शन को लेना पड़ेगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे कि इंक्रीज़ क्या हो रहा है। इंक्रीज़ हो रहा है आपका प्राइवेट सेक्टर। क्या सेक्टर हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है आपका प्राइवेट सेक्टर शेयर। किसमें? शेयर में, डिफेंस के प्रोडक्शन में। तो इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो क्या हुआ, डेटा आया एक डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन से जो कि एक प्राइवेट सेक्टर का डेटा था।
पता चल रहा है कि डिफेंस के प्रोडक्शन में 23% का इंक्रीमेंट आया है, यानी थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर इंक्रीज हुआ है हमारा प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट भी। डिफेंस प्रोडक्शन का हमारा जो डेटा बैंक में दे रखा है कि 3 लाख करोड़ इंडिया का टारगेट है कि हम 2029 तक, यानी 2029 तक हम 3 लाख करोड़ डिफेंस प्रोडक्शन कर दें। उसके लिए हम कुछ मटेरियल्स को, इक्विपमेंट को बाहर से भी ले रहे हैं, इंपोर्ट भी कर रहे हैं। 34 टाइम्स हम चाहते हैं एक्सपोर्ट भी करना, और 100 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में लीडिंग बायर हमारे कौन से हैं? यूएसए, फ्रांस एंड अर्मेनिया। यहीं से ज़्यादातर खरीदे जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, रीज़न क्या है, हम क्यों चाहते हैं डिफेंस प्रोडक्शन में प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट? क्योंकि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स चाहिए। हम क्या कह रहे हैं? क्रिएशन करो सीडीएस का, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का क्रिएशन करो, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर बनाओ, ताकि सिनर्जी इन्हांस हो जाए। किसके साथ? आर्म्ड फोर्सेस के साथ। यूज़ हो इंडिजीनियस इक्विपमेंट हमारे, हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। आत्मनिर्भर भारत की जहाँ बात आती है वो भी हम कर पाएँ। पॉलिसी एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स के लिए बोला जा रहा है कि डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर नाम की एक चीज़ होती है। ये डीएपी 2020 में क्रिएट करा गया ताकि ना हम प्रायोरिटाइज कर कोशिश करें डोमेस्टिकली प्रोक्योर करें। लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स हम ओपन कर रहे हैं प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, और स्ट्रेंथन करें अपनी इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग को, बहुत ज़रूरत है हमारे लिए। इसी के साथ साथ गाइस, हमने 2020 में ये अनाउंस कर दिया था कि एफडीआई की पॉलिसी को हम डिफेंस प्रोडक्शन के लिए लिबरलाइज करेंगे। तो आप समझो 74 जो हमारा % का एफडीआई है उसको ऑटोमेटिक रूट से अलाउ कर दिया है, ताकि मेजर डिफेंस प्लेयर जो हैं वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वगैरह कर पाएँ इंडियन फर्म्स को। जैसे टाटा एयरबेस का पार्टनरशिप है C-20-295 एयरक्राफ्ट्स के साथ। ये कैसे पॉसिबल हो पाया? क्योंकि हमने अपनी एफडीआई को लिबरलाइज करा है, और ये करना हमारे लिए ज़रूरत बन चुकी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अपना भी हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएँ। अब देखो, हमने पढ़ा C-29-295 एयरक्राफ्ट, पढ़ा ना। अब ये एयरबेस जो C-295 एयरक्राफ्ट है, ये कहाँ से है? ये स्पेनिश का एरोस्पेस है ये, ठीक है ना। तो ये वहाँ से लिया गया है, तो आपको ये सारे के सारे पता होने चाहिए कि कहाँ से क्या आ रहा है। स्पेनिश का मैन्युफैक्चरर है ये एयरबस करके, जो है ना C-295 एयरक्राफ्ट, एयरबस ही है ओरिजिनली। ये स्पेनिश का मैन्युफैक्चरर कासा है, उसके द्वारा हुआ है, उसका एयरक्राफ्ट है ये। तो आपको ध्यान रखना है इस किसके द्वारा है, ठीक है। तो कासा इज़ नाउ सब्सिडरी टू एयरबस, तो उसके साथ हुआ है। प्राइमरी मैन्युफैक्चरर रहेंगे, एयरक्राफ्ट को बनाते हैं सिविल स्पेन के अंदर, ठीक है ना। तो भारत ने भी ऑर्डर किया है इनके साथ। तो देखो ये सब कैसे हो पाया? क्योंकि हमने लिबरलाइज करी अपनी एफडीआई को। उसके बाद पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट बनाई है। हम 5500 करके ना आइटम्स को हम ना इंपोर्ट करते हैं, जो कि रिस्ट्रिक्ट है, मैंडेट करा है हमने डोमेस्टिक सोर्सिंग, और हम चाहते हैं कि एश्योर्ड क्रिएट करना डिमांड फॉर प्राइवेट इंडस्ट्री। नेक्स्ट है हमारा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, यानी जो ये फ्लैगशिप कैंपेन है, इसका पूरा ध्यान होना चाहिए इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग और प्राइवेट कंपनीज़ को इनकरेज करना, ताकि वो डिफेंस के प्रोडक्शन में इन्वेस्ट कर सकें, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर सकें, बूस्ट कर सकें। और इसी के लिए आपको याद होगा सृजन पोर्टल बनाया गया है। किसके लिए सृजन पोर्टल बनाया गया है? इसी के लिए सृजन पोर्टल तैयार करा गया है, ताकि क्या हो, सृजन का मतलब ही गाइस होता है सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस। क्या होता है इसका मतलब? फुल फॉर्म, सृजन का फुल फॉर्म है सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस। पोर्टल है, नॉन ट्रांजैक्शनल है, ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन द्वारा बनाया गया है। भारत की जो मिनिस्ट्री है ना डिफेंस वाली, उन्होंने ही बनाया है, ताकि हमारे देश में डोमेस्टिक प्रोडक्शन का, यानी डोमेस्टिक इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन डिफेंस के इंडिजिनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसी के तहत ही आप समझो जो डिफेंस के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं ना, या आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनको प्राइवेट सेक्टर्स के साथ शोकेस करा गया है, ताकि प्रमोट हो पाएँ, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ा पाएँ, रिलायंस जो है हमारे इंपोर्ट को लेके उसको रिड्यूस कर पाएँ। तो ये पोर्टल क्या करेगा? ये बेसिकली वेंडर्स को दिखाया जा रहा है, ताकि वो अपना स्पेसिफिक डिफेंस आइटम्स को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएँ, लोकल प्रोड्यूस कर पाएँ। तो देखो सृजन पोर्टल का सारा ध्यान क्या है? सेल्फ रिलायंस प्रमोट करना। किस सेक्टर में? डिफेंस सेक्टर में, ठीक है ना। समझ गए आप? मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल बनाने के लिए ही इसको किया गया है।
नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बजट सपोर्ट की बात की जाए तो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए हमने उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, इनको इंसेंटिव दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसी बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं ताकि प्राइवेट सेक्टर अच्छे से इन्वेस्ट कर सके। दूसरा बजटरी प्रायोरिटाइजेशन भी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ईयर मार्क किया है 75% मॉडर्नाइजेशन बजट होना चाहिए। इनोवेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे से आगे बढ़ाने की बात हुई है, जैसे इनोवेशन इकोसिस्टम में क्या किया जाए, स्टार्टअप्स हैं, एमएसएमई हैं, इनको ग्रांट मिल सके, कॉन्ट्रैक्ट मिल सके ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स का, क्वांटम सिस्टम का इसका इस्तेमाल कर पाएँ। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के मेजर्स को आसान करने के लिए लाइसेंसिंग करना, डी लाइसेंसिंग डिफेंस आइटम्स को करना, एंट्री बैरियर हटाना प्राइवेट कंपनीज़ के, ये सब किया गया। अब इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है समझते हैं। सबसे पहला सिग्निफिकेंस है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड नेशनल सिक्योरिटी, यानी हमें अपनी सप्लाई चेन की डिसरप्शन की वल्नरेबिलिटी को क्या करना है, रिड्यूस करना है। हमें अब मॉडर्नाइजेशन को ईजियर बनाना है, हमें अपने इवॉल्विंग थ्रेट्स को और ठीक करना है, हमें अपने टेक्नोलॉजी में जो जो हमें बैकडोर्स प्रॉब्लम आ रही है या हमारी जो टेक्नोलॉजी स्पिल ओवर हो जाती है, ख़राब हो जाती है, सिविलियन सेक्टर्स में ठीक से काम नहीं करती है, उसको हमें ध्यान रखना है। हमें डिप्लोमेसी भी करनी है, हम ग्लोबल साउथ के साथ भी अपना इन्फ्लुएंस बनाएंगे। अगर देखो हम आर्म्स उनको एक्सपोर्ट करेंगे जितनी भी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ हैं, तो उससे हमारी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी पावर बढ़ेगी। इकोनॉमिक बेनिफिट हमारा अपने देश में डिफेंस प्रोडक्शन करने का ये होगा कि हमारे इंपोर्ट के बिल कम होंगे, फिस्कल डेफिसिट कम होगा, यानी कि जॉब क्रिएशन होगी। सबसे बड़ी बात, जॉब अपॉर्चुनिटी आप देख पाओगे। अब चैलेंजेस क्या हैं भारत में इंडिया के डिफेंस प्रोडक्शन को लेके, तो सबसे बड़ा चैलेंज है प्रोडक्शन का लैग, यानी इंडस्ट्री क्या कर रही है, वे ऑफ कर रही है टारगेट सेट बाय गवर्नमेंट फॉर एक्सपोर्ट्स, यानी जो हेल है लूजिंग द मलेशियन एलसीए कॉन्ट्रैक्ट, उसको ख़त्म हो गए हैं। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने टेंडर ख़त्म हो गए हैं फिलीपींस के। इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग की बात है तो हमारा हैवी रिलायंस है इंपोर्ट फॉर रॉ मटेरियल्स, हाई टेक कॉम्पोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट। डिपेंडेंस हमारी इंपोर्ट पे बहुत ज़्यादा है, कॉन्टिन्यूस हमारा रिलायंस है इंपोर्टेड आर्मामेंट्स पे, कॉम्पोनेंट्स पे, मशीन के पार्ट्स पर। S-400 की डिले हो गई हमारी रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। टेक्नोलॉजिकल क्राइसिस क्या है, फॉरेन और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स आर प्रोटेक्टिव ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। लोकल इनोवेशंस की दिक्कत है, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी नहीं है, टेक्नोलॉजिकल डेप्थ की दिक्कत है, एआई, हाइपरसोनिक, साइबर वॉरफेयर, स्टेल्थ टेक की हमें ज़रूरत है। तो बहुत सारे ऐसे काम की हमें ज़रूरत है। अब उसके बाद ये कह रहा है कि साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि फंडिंग के गैप की बहुत प्रॉब्लम है। जो डिफेंस का बजट है वो आज भी 3% बेंचमार्क को बिलो चला गया है। हाफ ऑफ द स्पेंडिंग पर्सनल कॉस्ट पे लग रही है, समझ रहे हो। मॉडर्नाइजेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इशू है, हमारी फॉरेन टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसीलिए तो देखो हम कह मेक इन इंडिया रहे हैं लेकिन हमारी डिपेंडेंसी अभी भी है कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ को लेकर, अभी भी हम डिपेंडेंट है ना यूएस एंड फ्रांस पर। तो ये कह रहा है कि वे फॉरवर्ड में सबसे बड़ा काम है आप इन्हांस करो, प्रायोरिटाइज़ करो, अपने ही देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ाओ। उस पर पैसा लगाना ही पड़ेगा, कम से कम जीडीपी का 2% पैसा आप कहाँ लगाओ, डिफेंस के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, क्योंकि हमारे देश में सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहला काम ही वही कर लो। फिर सेकंड काम क्या कह रहा है, शिफ्ट टू एब्जॉर्प्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी जॉइंट वेंचर्स को प्रमोट करो विथ फॉरेन ओईएम्स, टेक्नोलॉजी शेयरिंग, को डेवलपमेंट, को मैन्युफैक्चरिंग, ये सब हो पाए। फिर तीसरा काम है फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, स्पेशलाइज्ड हम डिफेंस एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, टेक्निकल स्किल प्रोग्राम, इनको ऐसा बनाएं ताकि हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की नीड फुलफिल हो पाए। हमें बूस्ट करना है एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, हम डीपीएसयू बनाएं, प्राइवेट कंपनीज़ बनाएं, फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बुलाएं, हम सस्टेन हैंड होल्डिंग करें, फंड बढ़ाएं, स्मॉलर एंटरप्राइजेस को दें। एक विजय राघवन कमेटी कर है, पीएमओ लेड डिफेंस टेक्नोलॉजी काउंसिल उन्होंने बनाई गई है। पता है क्यों बनाया गया है? ताकि प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़े, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़े, इसलिए इसको बनाया गया। तो कंक्लूजन लाइन में यहाँ पर क्या रहा है कि कमिंग डिकेड में आपको एक देखने को मिलेगा कि इंडिया की पोजीशन सिर्फ मैन्युफैक्चरर तक नहीं बल्कि इंडिया इनोवेटर भी बनेगा। ऐसी ही भारत सरकार की उम्मीद भी है, भारत सरकार इस तरफ काम भी कर रही है अभी कि आप सिर्फ मैन्युफैक्चरर मत बनो, आप इनोवेटर भी बनो,
ताकि जो भी आने वाले फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर टेक्नोलॉजी है उसको आप शेप अप कर पाओ, एआई ड्राइवन सिस्टम को आप शेप कर पाओ, साइबर डिफेंस को देख पाओ। और साथ ही साथ ना हमें अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को भी देखना है। हमें ना इंटरनेशनल अगर कोलैबोरेशन करने का मौका मिल रहा है तो हम वो भी करें, है ना। कल्टीवेट करें एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम स्टार्टअप्स का, एमएसएमई का। और भारत को अब चाहिए कि हम रीडिफाइन करें अपना गोल ग्लोबल डिफेंस वैल्यू चेन में। अच्छा, हमने यहाँ पर गाइस अभी एक शब्द पढ़ा, डेमोग्राफिक डिविडेंड, है ना, पढ़ा ना। अब जो बच्चे तो आपके वो वाले होंगे सोशोलॉजी वाले, उनको ये शब्द ज़रूर पता होगा डेमोग्राफिक डिविडेंड। जिनका ऑप्शनल साइकोलॉजी है उनको तो पक्का पता होता है ये वाला टर्म। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है समझते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड का गाइस मतलब होता है इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल, कि आपकी लार्ज वर्किंग एज पॉपुलेशन में जो कि 15 से लेके 64 ईयर्स तक होती है, उसमें कितना पोटेंशियल है इकोनॉमिक ग्रोथ का। यानी भारत की इसमें स्टेज क्या है आपका, है ना, करेंटली ड्यू टू फॉलिंग आपका स्टेज इज़ करेंटली ड्यू टू, इसमें आपका आउट नंबरिंग डिपेंडेंट है अभी। तो यानी कि ये बताता है बेसिकली कि पोटेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ जो कि लार्ज वर्किंग एज पॉपुलेशन से शुरू होके इन रिलेशन टू नॉन वर्किंग डिपेंडेंट पॉपुलेशन के बारे में बताता है कि कितने आपके देश में चिल्ड्रन एल्डरली है, कितने आपके देश में वर्किंग एज पॉपुलेशन है। और इसको मैकेनिज्म क्या होता है नापने का, लोअर बर्थ मोर्टेलिटी रेट डिपेंडेंसी रेशियो को कम कर देती हैं। लार्जर पॉपुलेशन यानी कि अगर आपके देश में बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, मोर्टेलिटी रेट भी रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब आपके देश में ज़्यादातर पॉपुलेशन प्रोडक्टिव है और इकोनॉमिक ग्रोथ तय है। समझ आया? उसकी स्टडी कर कर ये काम हमें करना है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे सुदर्शन चक्र मिशन के बारे में। सुदर्शन चक्र मिशन क्या है? प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया 79 जब इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन चल रहा था। मिशन ये है कि हमें ना डेवलप करना है एयर डिफेंस सिस्टम और न्यूट्रलाइज करना है अपने एनिमी के डिफेंस इन्फिल्ट्रेशन को, ताकि भारत की ऑफेंसिव कैपेबिलिटी बढ़े। और हम ये भी चाहते हैं कि रैपिड प्रोजेक्ट हमारा जो प्रोग्रेस हो, प्रोजेक्ट कुशा में इंडिजिनियसली ये बनाया गया है, लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है ये। अब प्रोजेक्ट कुशा क्या है? डीआरडीओ द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इनिशिएटिव हमारा लिया गया रॉन्ग। अभी ना सरफेस टू एयर मिसाइल है ये, एक्सपेक्टेड बाय 2028-29 में कंप्लीट हो जाएगा। अब सुदर्शन चक्र मिशन क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि भारत की डेटरेंट एंड ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन करना, मॉडर्नाइज करना नेशनल सिक्योरिटी शील्ड को। अब ये किसका पार्ट है? मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम का पार्ट है ये। इसका टाइमलाइन क्या है कि ये मिशन 2035 तक कंप्लीट हो जाएगा। ये सेफगार्ड करेगा भारत के स्ट्रैटेजिक, सिविलियन और रिलीजियस साइट्स को, हॉस्पिटल्स को, रेलवेज़ को, ये सभी पब्लिक स्पेसेस को कवर करेगा। नेशन वाइड सिक्योरिटी को कवर करेगा अक्रॉस एयर, लैंड एंड सी। और ये मिशन क्या करेगा? इंटीग्रेट करेगा एडवांस सर्वेलेंस, साइबर प्रोटेक्शन, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम। तो ये सिस्टम बेसिकली टारगेटेड प्रिसाइज एक्शन लेगा। और इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी में क्या करेगा? इंटायरली रिसर्च, डेवलप, मैन्युफैक्चर इन इंडिया। एयर सुपरियोरिटी है, डेटरेंस इफेक्ट इससे स्ट्रांग होगा, सेल्फ रिलायंस भारत का डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में बढ़ेगा। तो याद रखो, सुदर्शन चक्र मिशन ज़बरदस्त इंडिया के कल्चरल लेगेसी का पार्ट बनने वाला है। हमारी टेक्नोलॉजी को और मॉडर्न कर देगा और भारत की सोवरेनिटी को सेफगार्ड करके ये काम कराएगा। तो आप देखो, डीआरडीओ ने सक्सेसफुली यहाँ पर अभी क्या करा है, फ्लाइट टेस्ट बनाए हैं इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम के, ताकि मल्टीपल लेयर्स ऑफर की जा सकें, कंबाइनिंग सर्वेलेंस, थ्रेट आइडेंटिफिकेशन, एयर डिफेंस सिस्टम, ये सारी चीज़ें की जा सकें। उसके लिए ही ये सारे सिस्टम तैयार किए गए हैं। न्यूज़ एंड शॉर्ट्स की बात की जाए तो हमारा है अग्नि 5 के बारे में। तो यानी इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है अग्नि 5, जो कि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है ना। लॉन्च कैरी आउट कैसे किया गया? अंडर द स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड। अब स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड क्या है? इंडिया की न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है। ये मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन करती है कंट्री के टेक्टाइल और स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन स्टॉक पाइल को। अग्नि 5 एक सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है।
3 स्टेज सॉलिड फ्यूल इंजन है। इसकी रेंज है 5000 किलोमीटर की। DRDO द्वारा बनाई गई है। 1 of 5 मिसाइल टाइप है ये। इसको डेवलप करा गया है अंडर दी इंटीग्रेटेड गाइड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अदर मिसाइल भी डेवलप की गई हैं। पृथ्वी है, त्रिशूल है, नाग है, आकाश है, इन सबको डेवलप करा गया है। क्यों डेवलप किया जा रहा है? और देखो US, रशिया, चाइना, फ्रांस के साथ हमारा भी नंबर इसमें लग गया है कि हम भी ये सब डेवलप कर रहे हैं। इससे फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको कोई भी न्यूक्लियर कन्वेंशनल वॉरहेड लड़ना हो वो लड़ सकते हो। उसकी रेंज बड़ी सारी है, शॉर्ट भी है, मीडियम भी है, इंटरमीडिएट भी है, लॉन्ग भी है। और ये ऐसा रॉकेट है जो पावर्ड इनिशियली लेकर उसके बाद ये अनपावर्ड होके भी ये काम चला लेता है। इसलिए सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल बड़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ द लास्ट वन इज़ एक्सरसाइज इन न्यू, जो कि स्लीनेक्स था। स्लीनेक्स जो होता है वो किसके बीच में होता है? नाम से ही समझ में आ रहा है, श्रीलंका और भारत के बीच में बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है। 2005 से शुरू हुई थी। इंडियन नेवल शिप INS राणा गया था, INS ज्योति, और ये कोलंबो में गए थे टू पार्टिसिपेट इन द 12th एडिशन ऑफ श्रीलंका इंडियन नेवल एक्सरसाइज। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। कल से हम इन्वायरमेंट पढ़ेंगे। आप हैव अ नाइस डे टू ऑल।